मित्रों, ओबरा के ही श्री राम नगर में हम आज स्वागत करते हैं प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के जिला संयोजक श्री अनुज कुमार शुक्ल जी का। आज हमारे बीच में है। कोरोना काल में हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से देखा, फीस को लेकर के अभिभावक परेशान थे। यहाँ तक कि विविध क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे विद्यालय हों, चाहे विद्यालय से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट हो, सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस बीच शासनादेश भी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए दिया गया। संघर्ष प्रारंभ होता है ओबरा के सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से, जो अब पूरे सोनभद्र में फैल चुका है। इसके पहले हम बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो संयोजक हैं दीपक सिंह सरीन जी, वे अभिभावकों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनका भी यहाँ से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं अनुज कुमार शुक्ल जी से कि आप ये बताएं कि कोरोना काल के दौरान आप संक्षिप्त में बताएंगे कि 2020-21 और 2021 और 22 में जो समस्याएं थी वह किस तरह की थी। उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले कौन सी बातें रखी और कहाँ रखी, और इस समय जाकर के उसके बारे में क्या स्थिति है उसको बताएं। जी, श्री अनुज कुमार। मैं अनुज कुमार शुक्ला, जिला संयोजक सोनभद्र पापटी। सबसे प्रथम पहले आपको मैं प्रणाम करता हूं और सोनभद्र के सभी अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और मैं इतना ही संक्षिप्त भाषा में कहूँगा कि हम अपना संघर्ष 2021-22 कंटिन्यू हम जारी रहा। हम स्कूल प्रबंधन से सर्वप्रथम माह सितंबर 2020 में सूचना एप्लीकेशन के माध्यम से उनको अवगत कराए कि हम लोग कई अभिभावक वही बेरोजगार बैठ गए इस कोरोना काल में। ऐसी स्थिति तो हम लोग को कभी भविष्य में न देखने को मिला और न हम ऐसा सपने में भी सोचे थे कि ऐसी स्थिति देखने को मिलेगा। फिर भी जो देखा गया वो तो सभी को मालूम है। आपका संघर्ष सितंबर 2020 से ही प्रारंभ? जी, हमारा सितंबर 2020 से प्रारंभ है। क्या किया आपने सितंबर 2020? तो 2020 में जैसा कि 24 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक महामारी को देखते हुए लॉकडाउन पूरे देश में लागू किया। पहले तो एक दिन के लिए 22 मार्च को उन्होंने संडे को एक दिन के लिए लॉकडाउन किया था। उसके एक दिन बाद 24 मार्च को 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिए थे। संपूर्ण लॉकडाउन के दरमियान हम लोग ये सोचने को विवश हो गए कि कैसे पहले अपनी प्राण बचाया जाए। उस वजह से जैसा लॉकडाउन रहा, हम लोग घरों में कैद हो गए अपने प्राण को बचाने के लिए। फिर देखा गया कि बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा है, तो संपर्क हम लोग सितंबर माह में ही, चूँकि 20-21 का जो स्टार्टिंग सत्र इनका होता है अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल टू मार्च में देखा गया कि स्कूल तो बंद रहे। तो हम लोग प्रयास किए कि सितंबर में थोड़ा पता किया जाए कि क्या कुछ सरकार के कुछ गाइडलाइन पढ़ाई से संबंधित बच्चों का है। तो हम लोग को बहुत देर में पता चला, जैसे कि सरकार 14 जुलाई 2020 को ही प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी कर दी थी, जो कि स्कूल प्रबंधन न 20-21 में बताई न 21-22 में बताई। इस संबंध में किसी भी अभिभावक को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, जो कि हमको जानकारी खुद भी 2022 में सत्र में हमको जानकारी मिला है, जो हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। प्रज्ञाता गाइडलाइन में आप कभी भी कोई भी अभिभावक ऑनलाइन में जाके सारे रूल देख सकते हैं। उन्होंने किसी रूल का फॉलो नहीं किया है। फिर भी हम संक्षिप्त में आ रहे हैं बिंदु पर। पहले सूचना हमने स्कूल प्रबंधन को दिया। स्कूल प्रबंधन को यह सूचना दी कि हम लोग की स्थिति विषम है। सरकारी एक्ट जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है उसका इम्प्लीमेंट करते हुए फिर हम लोगों से ले लिए जाए। लेकिन बार बार सूचना आग्रह करने के बाद जब स्कूल प्रबंधन नहीं सुनी, तो हम लोग विवशता जिले के आला अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना दिया गया 20-21 के ही सत्र में कि कृपया सरकारी जो एक्ट जारी हुए हैं इस पर इम्प्लीमेंट करा के स्कूल पर कार्रवाई करते हुए उनको आदेश किया जाए कि सरकारी एक्ट का जारी इम्प्लीमेंट करते हुए फीस हमसे शासनादेश है जी उसका वे अनुपालन करें। हाँ। फिर भी लेकिन हम देखें कि अंततः हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक मतलब वहाँ से आपको कोई नहीं हमको कहाँ गए आप? फिर हम दोबारा अपने सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय को दिए।
सूचना जुलाई माह में जी जी 20-21 सत्र में ही। अच्छा, वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिला तो फिर कहाँ गए आप? वहाँ से फिर हमको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जब कोई रिलीफ नहीं मिला तो अंततः हम संपूर्ण समाधान दिवस में, तहसील दिवस पर हम 4 दिसंबर 2021 को कमिश्नर महोदय को पत्रांक हम लोग जाके दिए। ओबरा में आए हुए ओबरा में उस समय आए हुए थे हम्म। तहसील दिवस पे। तो कमिश्नर महोदय ने एप्लीकेशन को बड़ी गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के लिए उन्हें आदेश जारी किया। उन्होंने ये कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की आप तत्काल मीटिंग लें और सभी को यह इस तरह की सूचना दें कि जो सरकारी एक्ट जारी है उसका इम्प्लीमेंट करते हुए आप स्कूलों को फीस लेने के लिए। मुझे लगता है कि उसी के बाद शुल्क नियामक समिति, हाँ, उसी के बाद ही 4 दिसंबर के बाद नियामक समिति, हम जब देखें कि इसमें विलम्ब हो रहा है कमिश्नर महोदय के आदेश देने के बाद भी, तो हम लोग पुनः हम सोचे कि हमारे सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय से जानकारी ली जाए। तो जानकारी लेने के संबंध में हम लोग पता चला कि 1 जनवरी 2022 को हमारे जिलाधिकारी महोदय तहसील दिवस पर आए हुए हैं। तो हम लोग तुरंत पत्रक लेके कमिश्नर महोदय के शिकायत पर जानकारी लेने तहसील दिवस पर पहुंचे। तो उसी समय हम जिलाधिकारी महोदय को पत्रांक 1 जनवरी 2022 को दिए और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल 4 जनवरी को नियामक समिति बैठाई, जिसमें दोनों पक्ष, स्कूल प्रबंधन और हम अभिभावकों को वहां बुलवाया गया। और उसमें यह निर्णय जो अभी तत्काल आप लोगों को, हम अपने सोनभद्र के सभी अभिभावकों को खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने 28 मार्च को नियामक समिति का निर्णय दिया। मार्च 2022 को। तो उसमें आप बताएं कि किन चीज़ों की उन्होंने चर्चा की है? हमारे जिलाधिकारी महोदय कार्यालय जिलाधिकारी पत्रांक संख्या 84818486 में साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है, पहला लाइन आदेश में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश स्वपोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनिमय अधिनियम 2018 के विधायिक अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या 189 ऑब्लिक 79 V118-1 क 10/18 लखनऊ दिनांक 20 मई 2021 के निर्देशानुसार शुल्क लिया जाए। अच्छा, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा किसी अधिनियम का उन्होंने उल्लेख किया इसके अलावा संख्या नंबर 2 में उन्होंने उल्लेख किया है कि छात्रों द्वारा अवशेष शुल्क देय होगा। उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन समस्त संबंधित द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अच्छा, तो आप हमको बताइए जो उन्होंने आदेश क्रमांक दिखाया है शासनादेश का, जी जी जी, कि इसका अनुपालन किया जाए जी, तो शासनादेश क्रमांक में किन बातों की चर्चा की गई है? किस तरह के शुल्क लेने हैं, किस तरह के शुल्क नहीं लेने हैं, और वो प्रभावी कोरोना काल में होगा कि कोरोना काल के बाद में होगा, क्या है उसमें, इसको आप बताएं। जी, पत्रक संख्या 11 ऑब्लिक 1040 हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश 20 मई 2021 को पुनः 2021 में तो जारी किए ही थे, लेकिन दोबारा उन्होंने जो शासनादेश एक जारी किए 20 मई 2021 को, उसमें उन्होंने साफ आदेश में इन्होंने अपने जो लिखा है, मैं आपको सभी सोनभद्र के अभिभावकों को जानकारी देना चाह रहा हूं कि प्रदेश के सम्मिलित समस्त स्व वित्त पोषित शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाए तथा पिछले वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अनुरूप शुल्क लिया जाए। यदि किसी विद्यालय का शैक्षणिक सत्र 21-22 शुल्क वृद्धि करने हेतु बढ़ाई गई है तो बढ़ाई हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका हो तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों में शुल्क समायोजित किया जाए। कुल मिलाकर के 19-20 में जो शुल्क लिया जा रहा था वहीं आप शुल्क लेंगे जी। इसके अलावा 19-20 इसके अलावा संख्या नंबर 2 में और भी उन्होंने साफ शब्दों में क्लियर किया है, जब तक विद्यालय भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा संपादित नहीं की जा रही, जब तक का अर्थ है कि आपका 20-21 भी आ गया।
परीक्षा शुल्क न लिया जाए तो इसी प्रकार विद्यालय बंद होने के अवधि में तब तक के लिए क्रीड़ा, विज्ञान, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक फंक्शन इत्यादि संबंधित गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तब तक उक्त गतिविधियों में संबंधित किसी प्रकार के शुल्क एवं परिवहन शुल्क छात्र से न लिया जाए। यह हमारे 20 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में साफ उल्लेख किया हुआ है। सामान्य सी बात, अभिभावकों की इस बात को समझना चाहिए कि जो गतिविधियां विद्यालय में नहीं हो रही हैं उससे संबंधित शुल्क इनको नहीं लेना है। और 2019-20 में जो इन्होंने शुल्क लिया था जी, उसी के आधार पर 21-22 में भी इनको शुल्क लेना था जी। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए अभिभावकों को। जी। और उसके सीधी सरल भाषा में हमें यह समझना होगा कि कोई विद्यालय, यूपी का कोई भी स्ववित्त पोषित विद्यालय 2019-20 से अधिक शुल्क 21-22 में लिया है तो उसे वह समायोजित करेगा। ऐसा नहीं कि उसको किसी और तरह से निपटाएगा, ऐसा नहीं है। इन बातों का उल्लेख जिस शासनादेश में है उसी शासनादेश को सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ओबरा को फॉलो करने के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय ने अभी 28 मार्च 2022 को आदेश दिया है। और इसके अलावा एक और जो आदेश में दूसरी लाइन जो लिखी है कि इस आदेशों का अनुपालन तो किया ही जाए, इसके अलावा जो शेष धनराशि है शुल्क की उसके बाद दी जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो आदेश क्रमांक में जो नंबर 1 पर है उन्होंने दिया है कि जो शासनादेश है उसका अनुपालन किया जाए। आप ये बताएं कि क्या सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ओबरा या सोनभद्र के और जो स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं, आपके पास तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई होंगी। जी। तो क्या उन लोगों ने उस शासनादेश का पालन किया है? हमारे पास रेणुकूट से फ़ोन आए, सोनभद्र से, रावतगंज से फ़ोन आए। सभी अभिभावकों का यही पीड़ा है कि उस शासनादेश का किसी स्कूल ने पालन नहीं किया है। तो उनके पीड़ा को बार बार उन्होंने ये दिखाया कि हम अपने परिवार की इस तंगी हाल में हम किस तरह से अपने को 2 रोटी के लिए हम तरस खा रहे हैं, 2 रोटी की व्यवस्था में जुटे हैं, लेकिन बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था भी न बाधित हो। उसके बाद भी हम स्कूल के कभी भी किसी भी टीचर या किसी प्रिंसिपल के सम्मान में कोई कमी न हो, हम इसका हमेशा ख्याल अपने आंदोलन में किए हैं और बार बार करते आए हैं। उसके बाद भी हम साफ शब्दों में कह रहे हैं, प्रथम दिन से हम स्कूल के गलत नीतियों का विरोध है। हम ये चाहते हैं कि स्कूल भी संचालन हो, हमारे बच्चों का भी भविष्य बेहतर हो, लेकिन स्कूल प्रबंधन अपने हठधर्मिता पर अड़ी हुई है कि हम ऐसा ही लेंगे, हम कंपोजिट शुल्क ही लेंगे। अच्छा, इस बीच हमने देखा कि आपका जो संगठन पापा है, इसके राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन जी आए हुए। जी। तो उनका क्या कहना था आपके इस जो समस्याएं हैं इसके समाधान के लिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन साफ शब्दों में कहा है कि हम हर आपके किसी तरह की भी जो भी समस्या हैं, जो पीड़ा हैं, हम आपके हर पल हर साथ हैं। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय संयोजक दीपक सरीन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से कुछ पल अभी 2 अप्रैल 2022 को हमारे सोनभद्र ओबरा में आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों की समीक्षा बैठक ली, सभी अभिभावकों का पीड़ा सुना और पीड़ा सुनने के बाद उन्होंने आज सोमवार को ही हाई कोर्ट में PIL दाखिल करने की उन्होंने आश्वासन देते हुए अभी वो सोमवार इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी वो वहाँ उपलब्ध हैं। और जैसा कि अन्य भी जिलों के भी उनके पास समस्या आई हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया। उनके ही द्वारा हम लोग को जानकारी हुआ कि सत्र उत्तर प्रदेश सरकार में जो सत्र 22-23 है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षण शुल्क वृद्धि करने के लिए साफ मना किया है, उसके खिलाफ स्कूल प्रबंधन एकता होकर हाई कोर्ट में अपील दायर की है कि स्कूल फीस वृद्धि की जाए। उसी के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी गए हुए हैं PIL दाखिल करने। मिला करके आपका जो ये संगठन है या अभिभावक है वह सम्मानजनक तरीके से विद्यालय प्रबंधन से भी बात कर रहा है, जरूरत पड़ रही तो सकारात्मक रूप से आंदोलन भी कर रहा है और अब न्यायालय की तरफ भी जाने के लिए बाध्य हो गया, विवश हुआ।
वह इसलिए भी दीपक सरीन जी ने भी कहा था कि चूंकि विद्यालय प्रबंधन के लोग जब खुद हाई कोर्ट चले गए हैं जी जी कि हमारे संसाधन कम पड़ रहे हैं, अब शुल्क वृद्धि हम करेंगे, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। जी दूसरी तरफ इन सब चीज़ों को लेकर के अभिभावकों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वे माननीय न्यायालय का दरवाज़ा आज के दिन में खटखटाने के लिए पहुंच गए होंगे। और इसके अलावा आप क्या उम्मीद करते हैं अभिभावकों से, सोनभद्र के अभिभावकों से और विद्यालय के प्रबंधन? हम अपने सोनभद्र के अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने स्वयं के बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। केवल ये व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेज आदान प्रदान, इससे कोई समाधान नहीं निकलना है। अंत में हम चंद शब्दों से हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। हम सभी सोनभद्र के अभिभावक, सम्मानित अभिभावकों से अपने 2 लाइन कुछ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हम सभी न नेता हैं, न नेतागिरी करने आए हैं, न नेता बनना है। हम सभी अभिभावक हैं, वही हमेशा बनने का प्रयास करेंगे और हमारे बच्चों के भविष्य से कोई भी स्कूल खिलवाड़ करने का प्रयास किया, हम हर हद तक संघर्ष जारी रखेंगे। आंदोलन स्कूल की हठधर्मिता टूटने तक जारी रहेगा। राम राम जी। और अनुज जी, आपने हमें समय दिया। इसके साथ हम कुछ और चीज़ें लोगों से अपेक्षा करेंगे, जैसे जो विद्यालय प्रबंधन है जी जी और अभिभावक हैं, इस समाज का यह प्रमुख अवयव है, कारक है। इन लोगों को आपस में बैठ करके शासनादेश के क्रम में कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि शासनादेश से ऊपर न तो अभिभावक है न तो विद्यालय है। इसलिए और टकराव की स्थिति न अपनाते हुए, अब कुछ चीज़ें और बता दूं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है, जो प्राय हिंदी मीडियम के हैं, और इस तरह की जो शिकायतें आती हैं जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं वहाँ पर, और बार बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि उनके द्वारा बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिरकार उन लोगों के द्वारा लिया जाने वाला जो शुल्क है उसका ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता। मुझे लगता है कि अगर कोई दिक्कत है तो विद्यालय प्रबंधन को, जो अभिभावक पीटीए होता है, उसके सामने गठन करें, या गठन हुआ है तो उसके सामने अपना पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें, ताकि लोग वे आश्वस्त हो सकें कि वास्तव में आपके यहाँ आर्थिक संकट है या कृत्रिम आर्थिक संकट है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, यह उचित नहीं है, विद्या शिक्षा के लिए उचित नहीं है। और हमें उम्मीद है कि विशेषकर सोनभद्र जिले के विद्यालय के जो प्रमुख संचालक हैं वे अभिभावकों के साथ मिलजुल करके इसका अस्थायी समाधान निकालेंगे और जो विद्या का माहौल है वह पुनः ठीक तरीके से। हम अंत में स्कूल प्रबंधन को भी निवेदन के साथ आग्रह कर रहे हैं कि आपके जो बच्चे के भविष्य के निर्माण में आपने जो सहयोग दिया है हम कभी भूल नहीं सकते हैं, और आगे भी आप सहयोग करते आएंगे इस अपेक्षा के साथ। हम आपके भी, बस ना आप सरकार से बड़े हैं ना हम बड़े हैं, आपस में अभिभावक और स्कूल प्रबंधन को भी चाहिए कि आपस में वार्ता करके किसी समाधान तक निकले। केवल हठधर्मिता करने से या हम प्रतिष्ठा बनाने से या अपने को कि हमारा प्रतिष्ठा न जाए, धूमिल न हो, इस तरह की व्यवहार न रखा जाए। हम स्कूल प्रबंधन से भी आग्रह करेंगे। अब मुझे लगता है कि जो सोनभद्र डीएम का 28 मार्च 2022 को आदेश हुआ है, इसका असर महज ओबरा के सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल पे ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सोनभद्र के जितने स्ववित्त पोषित कॉलेज हैं उन सब पर पड़ेगा। और श्री अनुज शुक्ल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।